मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ब्लैंक स्पेस वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही एक नंबर के जो प्रश्न आएंगे आपके 7 प्रश्न आपके एक नंबर के आएंगे। उनके लिए क्वेश्चन बैंक में जो 62 या 63 62 या 63 क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मैं समझता हूँ एक नंबर के आप 10 प्रश्न, जो 7 एक नंबर का होगा और 3 ब्लैंक स्पेस वाले आएंगे, वो 10 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो इसी क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 34 पे स्टार्ट होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, स्टैंजा सोल्यूशन, जो कि आपकी पोएम पे बेस्ड होंगे। वहाँ आपको लेके चलता हूँ मैं पेज नंबर 34 पे। पोएम में से कुछ लाइनें आएंगी, उन लाइंस में से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों के जवाब देंगे। वो 4 नंबर के प्रश्न आपसे किए जाएंगे वहाँ स्टैंजा सोल्यूशन में से। वैसे सारे स्टैंजा, सारी पोएम्स मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। आप प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर लें मुझे। सब्सक्राइब करने के साथ ही प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ प्रत्येक पोएम को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन करने के साथ ही मैंने उसका जो संभावित क्वेश्चंस थे उनके स्टैंजा सॉल्यूशन के रूप में वो क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप वहाँ से एक बार देख लें, सारी पोएम्स का वहाँ मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंजा सॉल्यूशन। ये पहला जो स्टैंजा आया है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, नोबल नेचर में से है ये। देखिए लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए पद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके जवाब दीजिए। तो पहले स्टैंजा हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ, ये डथ है, DOTH, डथ, जो कि डज के लिए आता है। डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई वॉल्ड एंड सीयर। तो ये पोएम ऑलरेडी मैं नोबल नेचर का वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिए। अब चलो प्रश्नों को देखते हैं। विच ट्री इज रेफर्ड इन द स्टैंजा, स्टैंजा में कौन से पेड़ की चर्चा की गई है? तो कौन सा पेड़ है यहाँ पे? ओक ट्री, जो कि हमको दिख ही रहा है। ओक ट्री की चर्चा की गई है। और फिर दूसरा पूछा है, व्हाट इज इट्स लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन क्या है? 300 ईयर्स। तो दूसरा आंसर क्या होगा? 3, यहाँ पे दे रखा है 300 ईयर। जो ये प्रश्न है इन्हीं लाइनों पर बेस्ड होंगे, तो आप जो प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं लाइंस में से उनके आंसर देखेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर क्लियर हुआ, विच ट्री इज रेफर्ड इन द स्टैंजा, तो कौन सा ट्री? ओक। और व्हाट इज इट्स लाइफ स्पैन, इसकी जीवन अवधि क्या है? वो 300 साल यहाँ पे है, 300 ईयर। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डज नॉट मेक अ मैन बेटर बी, कौन सी चीज मनुष्य को महान नहीं बनाती, अच्छा नहीं बनाती है? कौन सी चीज नहीं बनाती? हिज लॉन्ग लाइफ, उसका लंबा जीवन, उसका लंबा जीवन मनुष्य को महान नहीं बनाता। या फिर यहां पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ट्री, पेड़ के जैसे बढ़ना। जैसे पेड़ की उम्र है 300 वर्ष, तो मनुष्य 100 वर्ष जिएगा या 125 वर्ष जिएगा, तो जीने से मनुष्य महान नहीं बनता। हिज लॉन्ग लाइफ कैन नॉट मेक अ मैन बेटर, तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा? What does not make a man better, क्या चीज मनुष्य को महान नहीं बनाती है? His age, his long age, उसकी लंबी आयु। लॉन्ग एज कहें या लॉन्ग लाइफ कहें, उसकी लंबी आयु या लंबी उम्र मनुष्य को महान नहीं बनाती है। Who falls like a log, कौन गिर पड़ता है फिर बाद में लकड़ी के लट्ठे के समान? तो लकड़ी के लट्ठे के समान कौन गिरता है? देखिए, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, एट लास्ट कौन गिरता है? एन ओक ट्री। ओक ट्री फॉल्स लाइक अ लॉग, ओक ट्री हो जाएगा इसका आंसर, कि ओक ट्री गिर पड़ता है लकड़ी के लट्ठे के समान। तो ये डेटेड नंबर के प्रश्न। राइट द नेम ऑफ द पोएम, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसमें ऐसे पूछे कि राइट द नेम ऑफ द पोएम, की कविता का नाम लिखिए। वैसे आपको कविता का नाम आ जाना चाहिए, कविता का नाम भी और पोएट का नाम भी आना चाहिए। तो आपको पता है ये नोबल नेचर है, नोबल नेचर बेन जॉनसन की लिखी हुई कविता है। अगले स्टैंजा पे चलते हैं हम। अगला स्टैंजा जो दिया हुआ है, एट फर्स्ट द इन्फेंट,
एट फर्स्ट द इन्फेंट, आपको पता लग गया होगा कौन सी कविता में से है ये। वेरी गुड, 7 एजेज ऑफ मैन में से है ये। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था शिशु की, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेज आर्म्स, रोता है, उल्टियाँ करता है अपने धाई की, जो उसको रख रहा है उसकी बाहों में। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर स्कूल जाता हुआ लड़का। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने 7 एजेज ऑफ मैन को। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और इस कविता को पढ़ें पहले वहाँ पे, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन अ मैन्स लाइफ? मनुष्य के जीवन की पहली स्टेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज क्या है यहाँ पे देखो दे रखा है, इन्फेंट। इन्फेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। इनफेंसी, इनफेंसी शैशव अवस्था। इनफेंसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। शैशवावस्था मनुष्य के जीवन की पहली अवस्था है। वॉट डज ही डू एट दैट स्टेज? इस उम्र पे क्या करता है? ही क्राइज, वो रोता है। ये रहा यहां पे म्यूलिंग, म्यूलिंग मीन्स रोना। ही वीप्स एंड प्यूक्स, और साथ में क्या करता है? प्यूक्स, उल्टियां भी करता है ये। ही क्राइज एंड प्यूक्स, उल्टियां करता है और रोता है। इन द आर्म्स ऑफ हिज केयर टेकर, जो उसका केयर टेकर है, नर्स, नर्स से मतलब यहाँ देखभाल करने वाला। तो जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसकी बाहों में वो उल्टियाँ करता रहता है और रोता रहता है। क्योंकि इस अवस्था में क्या है कि इन्फेंट अवस्था में जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने गार्जियंस के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो वो रोता रहता है, उल्टियाँ करता रहता है इस अवस्था में। ही म्यूक्स एंड ही म्यूल्स एंड प्यूक्स इन नर्सेज आर्म्स। तो ये रहा उसका इसका आंसर कि वो क्या करता है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूक्स एंड प्यूक्स, म्यूल्स एंड प्यूक्स इन नर्सेज आर्म। अच्छा दूसरा देखिए, व्हाट इज द सेकंड स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ मैन? मनुष्य के जीवन में दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था यहाँ पे आपको दिख रही है, कौन सी अवस्था है? देखिए, स्कूल बॉय। तो सेकंड स्टेज क्या है मनुष्य की? स्कूल बॉय। स्कूल बॉय सेकंड स्टेज है। विच इंस्टेंस, कौन सा उदाहरण? टेल्स अस, हमको बताता है दैट ही इज रिलक्टेंट, कि वो अनिच्छुक है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक है। वो कौन सा उदाहरण है? तो उदाहरण यहां पे कौन सा है? क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, क्रीपिंग लाइक अनविलिंगली टू स्कूल, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली बोले तो रिलक्टेंट, अनिच्छुक है, अनिच्छुक है, और वो क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये उदाहरण हमको बताता है। क्योंकि ही मूव्स लाइक अ स्नेल, सिमिली का यूज किया है इसने, धीमे धीमे चलता है स्नेल के जैसे। तो यहाँ पे सिमिली, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। व्यक्ति की तुलना किससे कर दिया यहाँ पे? स्नेल से। वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद बेस्ड ऑन वन क्वालिटी, एक गुण के आधार पर जब दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं सिमिली। यहाँ पे एक तरफ लड़का है और दूसरी तरफ स्नेल, एक फिश है, मछली है जो कि पानी में रहती है, तो बड़ा ही आलसी और बड़ी सुस्त है ये। और ये स्नेल जो है बहुत धीमे धीमे चलता है। ऐसे ही बच्चा जब स्कूल बॉय अवस्था में होता है तो अपने स्कूल के लिए वो जाना नहीं चाहता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल बट ही इज फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा जबरदस्ती की जाती है, उसको भेजा जाता है। ऑल्दो बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड, यद्यपि बच्चा जाने के लिए इच्छुक नहीं है। तो कौन सा इंस्टेंस है? विच इंस्टेंस टेल्स अस, कौन सा उदाहरण हमको बताता है कि ही इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने का अनिच्छुक है। ही क्रीप्स लाइक स्नेल, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये उदाहरण हमको बताता है कि वो स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक है। राइट द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम लिखिए। तो आपको पता ही है इस कविता का नाम द 7 एजेज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे जा रहे हैं हम लोग। एंड देन द जस्टिस, और फिर जस्टिस की अवस्था। जस्टिस आपको पता ही होगा, जस्टिस कौन सी अवस्था में आता है? ये सबसे पहले इन्फेंसी आती है, फिर स्कूल बॉय आता है, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ मजिस्ट्रेट। तो कौन सी अवस्था है मजिस्ट्रेट की? 5वीं अवस्था। एंड देन जस्टिस इन फेयर राउंड बैली एंड गुड कैपन लाइंड with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance, and so he plays his part. 7 एजेज ऑफ मैन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप देखना यूट्यूब चैनल पे जाकर, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको ये कविता। What physical features does a man have in the above mentioned age?
ऊपर चर्चा की हुई आयु में मनुष्य की शारीरिक कौन सी विशेषताएं होती हैं? शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इस एज में? तो फिजिकल स्ट्रक्चर देखो यहां पे दिख रहा है, फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइंड एंड आई शिवियर, आंखें शिवियर होती हैं उसकी, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। मीन्स इन दिस स्टेज अ मैन हैज फेयर राउंड बैली, गोल मोटा पेट होता है उसका, विच इज फिल्ड विद ब्राइवरी, जो रिश्वत से भरा हुआ होता है। कैपन लाइन मीन्स चिकन से भरा हुआ होता है, मांस से भरा हुआ होता है। और चिकन कहां से आती है? ब्राइबरी से। जब वो रिश्वत लेता है तो उसके पास चिकन आती है और चिकन खाएगा तो उसका पेट कैसा हो जाएगा? फिर फेयर राउंड। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं कि इन दिस स्टेज अ मैन बिकम्स फैट बिकॉज ऑफ ब्राइबरी, ही टेक्स ब्राइबरी एंड हिज स्टोमक और हिज बैली इट बिकम्स फेयरली राउंड, अच्छे तरीका का गोल मोटा हो जाता है क्योंकि वो रिश्वत लेता है। एंड हिज आइज बिकम्स शिवियर, उसकी आंखें बड़ी शिवियर सख्त हो जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड ही कीप्स बियर्ड दैट इज ऑफ फॉर्मल कट, एक अलग तरीके के कट की दाढ़ी रखता है, वो फ्रेंच कट टाइप की दाढ़ी रखता है या कुछ विशेष प्रकार की दाढ़ी रखता है। तो ये फिजिकल फीचर्स हो गई इस उम्र में कि क्या फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? ही कीप्स अ फॉर्मल कट बियर्ड, हिज स्टमक बिकम्स राउंड बिकॉज ऑफ ब्राइबरी, ही टेक्स ब्राइबरी एंड हिज आईज they become severe, he can identify easily the real culprit, जो वास्तविक बदमाश है उसको वो पहचान लेता है। तो ये फिजिकल फीचर्स हो गई उसकी जो इस अवस्था में चर्चा जिनकी की गई है। राउंड बैली की चर्चा की गई है, सीवियर आइज की, और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एक विशेष प्रकार की दाढ़ी की संरचना कर लेता है, वो कटिंग करवा लेता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ही प्ले हिज पार्ट ऑफ जस्टिस, किस तरह से वो अपने जस्टिस की भूमिका अदा करता है, कैसे अदा करता है वही। हिज माइंड इज फिल्ड विद सॉज, उसका जो मस्तिष्क है वो कहावतों से और उदाहरणों से भरा रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल, उसका जो मस्तिष्क है उदाहरणों से भरा रहता है। दूसरे अन्य निर्णयों को वो पढ़ता है और पढ़ करके किसी डिसीजन पर जाता है। तो उसका जो मस्तिष्क है बड़ा उदाहरणों से और कहावतों से भरा रहता है और वो आसानी से अपने जो अपराधी है उस अपराधी को पहचान लेता है। और फॉर्मल बियर्ड कट तो रखता ही है वो, एक विशेष प्रकार की दाढ़ी रखता है। तो इस तरह से वो अपना पार्ट प्ले करता है। हाउ डज ही प्ले हिज पार्ट? तो हिज माइंड इज फिल्ड विद सॉज और मैक्सिम्स विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस जजमेंट्स, जो पिछले दिए हुए निर्णय हैं उन पर आधारित होती हैं उसके उदाहरण और कहावतें। और फिर ही गिव्स हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जजमेंट्स, पुराने निर्णयों के आधार पर वो अपने निर्णय देता है और कहावत और मुहावरों का प्रयोग वो करता है। इस तरह से वो अपनी भूमिका अदा करता है। राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम बताना है आपको। 7 एजेज ऑफ मैन के पोएट कौन है आपको पता ही होगा, विलियम शेक्सपियर महान कवि हैं 16वीं शताब्दी के, जिस 16वीं शताब्दी को इंग्लिश लिटरेचर में किस नाम से जाना जाता है? एलिजाबेथन एज, क्योंकि जो क्वीन थी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की। और आपको एलिजाबेथ के बारे में मैं बता दूं कि वो वर्जिन क्वीन थी, शादी नहीं की थी उन्होंने। और उनके टाइम पे जो इंग्लैंड था वो एक सुप्रीम पावर बन गया था, क्योंकि स्पेनिश अर्मडा ने स्पेन ने आक्रमण किया था इंग्लैंड पे 1588 में, 1588 में, लेकिन आसानी से स्पेन को हरा दिया था। तो बहुत ही जानी पहचानी एज है ये एलिजाबेथन एज। और इस एज में 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, बिल्कुल इंग्लैंड जो था वेल सेटल हो गया, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आ रही थी इंग्लैंड के सामने। तो लिटरेचर बहुत फला फूला, साहित्य बहुत लिखा गया इस अवस्था में आकर के, इस एज में आकर के बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं हम। All the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. These are the opening line. ये शुरुआती लाइनें हैं किसकी?
आपको पता ही होगा कौन सी कविता की शुरुआती लाइन है, द 7 एजेस ऑफ मैन, बिल्कुल सही, 7 एजेस ऑफ मैन की ये शुरुआती लाइनें हैं। तो देखते हैं इनको। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, प्रश्न क्या कह रहा है, वॉट हैज बीन द वर्ल्ड कंपेयर टू इन द पोएम, इस कविता में संसार की तुलना किससे हुई है, किससे हुई है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, स्टेज से हुई है। तो संसार की तुलना किससे हुई है, स्टेज से। यहां पहली लाइन में कवि ने किसका यूज किया है, रूपक अलंकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटफर, मैटफर को यूज किया गया है, जहां पे तुलना होती है लेकिन एक छुपी हुई तुलना होती है, लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता इसमें, उसको कहते हैं मैटफर। तो यहां मैटफर का यूज हुआ है और तुलना जो हुई है किसकी हुई है, वर्ल्ड की स्टेज से हुई है, क्योंकि उसने कहा ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। तो संसार को क्या माना है, स्टेज माना है। तो व्हाट हैज बीन द वर्ल्ड कंपेयर्ड टू इन द पोएम, द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड विद द स्टेज, स्टेज से तुलना हुई है। और आगे क्या कह रहा है, ये मैसेज आ गए हैं, इनको जरा मैं बंद कर देता हूं एक बार। मैंने इसको एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला, अभी डाल दिया मैंने एयरप्लेन मोड पे, आगे से नहीं आएंगे ये मैसेज। वापस से चलते हैं। तो संसार की तुलना किससे की हुई है वहां पे, स्टेज से। विलियम शेक्सपियर ने मैटफर का यूज किया है वहां पे, विलियम शेक्सपियर ने ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, की संसार की तुलना स्टेज से की है। व्हाट आर द ह्यूमन बींग्स कंपेयर टू, और मनुष्यों की तुलना किससे की है उसने, देखिए उसने कहा है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, जो पुरुष और महिलाएं वो क्या हैं, प्लेयर्स हैं। तो किससे तुलना हुई, प्लेयर्स से। पुरुष और महिलाओं को क्या माना, इस रंगमंच के खिलाड़ी माना है उसने। तो यहां पे भी दूसरी लाइन में भी मैटफर का यूज हुआ है, रूपक अलंकार का, कि पहली लाइन में कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार रंगमंच है, और दूसरी लाइन में कह रहा है कि मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, कि पुरुष और महिला केवल क्या है, खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों से तुलना हुई है यहां पे। व्हाट आर ह्यूमन बींग्स कंपेयर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स आर कंपेयर्ड विद प्लेयर्स, प्लेयर्स के साथ तुलना हुई है। तो आप वहां पे पोएम पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाना और पोएम पढ़ लेना ये। अच्छा, बी में देखिए, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ आर देयर इन मैंस लाइफ, कितनी अवस्थाएं हैं मनुष्य के जीवन में। तो यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, कितनी अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ आर देयर इन मैंस लाइफ, देयर आर 7 स्टेजेस इन अ मैंस लाइफ, की मनुष्य के जीवन में 7 अवस्थाएं हैं। एक जवाब तो ये हो गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है, व्हाट आर अवर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस टू द वर्ल्ड, इस संसार में हमारा एग्जिट, निकास क्या है, और एंट्रेंस और प्रवेश क्या है। ठीक है, एंट्रेंस क्या है हमारा, बर्थ, कि जब जन्म होता है हमारा तो इस संसार में हम प्रवेश कर जाते हैं बर्थ से, बाय बर्थ। और एग्जिट क्या है, एग्जिट किससे करते हैं हम इस संसार में, डेथ से, कि जब मनुष्य की डेथ हो जाती है तो वो यहां से एग्जिट कर जाता है और चला जाता है। तो मनुष्य की जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो किससे होती है, बर्थ से, और एग्जिट किससे करता है वो, डेथ से। तो आप कविता पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए। नेक्स्ट स्टैंजा जो आया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, देन अ सोल्जर, फिर एक सिपाही के रूप में, देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। What is the fourth stage in a man's life, चौथी अवस्था कौन सी है मनुष्य के जीवन में, वो आपको पता ही है, सोल्जर। इनको आप लर्न कर लीजिए। पहली अवस्था कौन सी है, इन्फेंट, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स्थ पैंटलून, और सेवंथ जहां पे उसका इतिहास खत्म होने को होता है, सारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है मनुष्य की सेवंथ में। सेकंड चाइल्डहुड आ जाता है सेवंथ स्टेज में। तो व्हाट इज द फोर्थ स्टेज इन मैंस लाइफ, फोर्थ स्टेज कौन सी है, सोल्जर की है, फोर्थ स्टेज सोल्जर की हो गई। ठीक है, व्हाट आर द मेन वेरियस ओथ्स ही टेक्स, कौन सी व्हाट आर द वेरियस ओथ्स ही टेक्स, कौन सी भिन्न प्रकार की कस्में वो खाता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब तरह की कस्में खाता है। वो कस्में कौन सी होती हैं, ही इज रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ कंट्री, देश की सेवा के लिए वो मरने को तैयार रहता है। तो ये है उसकी ओथ, ही इज रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ कंट्री, ही नेवर
टेक बैक, ही नेवर टेक बैक हिज स्टेप्स whenever he fights for the country, जब देश के लिए वो लड़ता है तो अपना एक भी कदम वो पीछे की ओर नहीं लेता है। although he knows he will die, वो जानता है कि वो मर जाएगा लड़ते हुए, but he never retreats, वो पीछे नहीं हटता है। तो पीछे ना हटने की कसम लेता है एक तो कि I want retreat whenever my country is in danger, जब कभी मेरा देश खतरे में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी शपथ लेता है वो। और देश की सेवा की शपथ लेता है कि वो किसी भी कीमत पे, चाहे मुझे अपनी डेथ, अपने जीवन की कीमत पर मुझे देश को बचाना हो तो मैं देश को बचाऊंगा। इस तरह की वेरियस ओथ्स लेता है, भिन्न प्रकार की कसमें। मीन्स ही इज रेडी टू डाई फॉर द शेक ऑफ हिज कंट्री, ही वांट्स टू सेव हिज कंट्री ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कीमत पर भी वो अपने देश को बचाना चाहता है, तो ऐसी कसमें वो खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मैन एट द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, चौथी अवस्था में मनुष्य के क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज क्या है। पहले चलो क्वालिटीज की बात कर लें। क्वालिटीज क्या है उसकी, कि ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, विचित्र अजीब कस्मों से भरा हुआ रहता है। हिज बियर्ड लुक्स लाइक द पार्ट्स, जैसी पार्ट की बियर्ड होती है, तेंदुए की दाढ़ी होती है सुनहरी सुनहरी, ऐसी उसकी दाढ़ी होती है। एंड ही इज जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए वो ईर्ष्या करता है। तो दीज आर द क्वालिटीज। और दूसरी क्वालिटीज क्या है, सडन एंड क्विक इन क्वारल, झगड़ने के लिए, देश के लिए झगड़ने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए ही सडन एंड क्विक, बहुत तेज रहता है और बहुत जल्दी रहती है उसको देश की सेवा करने के लिए या सच्चाई के लिए लड़ने की, सच्चाई के लिए मर मिटने की उसकी। तो दीज आर द क्वालिटीज। कौन कौन सी, जेलस इन ऑनर, कि सम्मान के लिए ईर्ष्यालु होता है, एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, और लड़ने झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, तो 3 और 4 विशेषताएं हो गई उसकी। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स हो गई, जेलस इन ऑनर हो गया, और क्विक इन क्वारल हो गया, लड़ाई झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। हाउ डज ही अटेन अ फॉर्मिडेबल लुक, किस तरह से वो प्राप्त करता है अपना भयानक जो लुक है वो कैसे, फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक, कैसे लुक प्राप्त करता है। इन दिस स्टेज हिज मस्टास मीन्स मूछें, हिज मस्टास और हिज बियर्ड इट गेट्स गोल्डन कलर, सुनहरे रंग की हो जाती हैं। जैसे मेरी तो काले रंग की दिख रही है आपको मेरी मस्टास और मेरी बियर्ड, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। और सोल्जर की उम्र कितनी होती है, 22 साल की, 23 साल की। तो उस उम्र पे क्या है, उसकी दाढ़ी मूछें कैसी हो जाती हैं, गोल्डन कलर की हो जाती हैं। और वो गोल्डन कलर की दाढ़ी मूछें किसके कलर के जैसी होती है, पार्ड, लेपर्ड तेंदुए के कलर के जैसी होती हैं उसकी दाढ़ी मूछें। तो इसलिए उसका जो लुक है बड़ा भयानक लगता है। हाउ डज ही अटेन, हाउ डज कैसे प्राप्त करता है, बिकॉज इन दिस एज his beard or his mustache they get the color of they becomes golden, वो सुनहरी हो जाती हैं, तो फिर उसका जो लुक है बड़ा फियर्स हो जाता है, बड़ा भयानक हो जाता है। राइट द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम आपको पता ही है, कौन है, विलियम शेक्सपियर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, होप में से आया है। ये कविता भी मैंने वहां पे आपको प्लेलिस्ट में डाल रखी है और इंपॉर्टेंट पोएम है ये बहुत ही। जिस तरह से 7 एजेस ऑफ मैन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही होप भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके स्टैंजा सॉल्व करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, उम्मीद को बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। सम अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, इसको कुछ फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य के गर्त में छुपी हुई कोई चीज। और कुछ ने कहा इसको मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और टू मी कवि के अनुसार ये क्रिएशन ऑफ सोल है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया इस पोएम को। राजन अग्रवाल की जो ये कविता है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। यहां पर सिर्फ हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस नेम्स गिवन टू होप, आशा के लिए कौन कौन से अलग नाम दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन और क्रिएशन ऑफ सोल। तो 4 नाम दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन और क्रिएशन ऑफ सोल। तो ये सभी आशा के 4 अलग अलग नाम हैं। व्हाट डज द होप मीन टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है, तो वो कह रहा है टू मी, कवि के अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, वो आत्मा की उपज है, मन की पैदावार है। मन में जो हम सोचते हैं, जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं मन में, वही क्या होती है, आशा होती है।
तो कवि के अनुसार आशा मन की पैदावार है। हर व्यक्ति के मन की अपनी अपनी आशा होती है, उसके आत्मा की अपनी अपनी आशा होती है, अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ पे कवि के अनुसार होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज होप मेक अस फील? होप हमको कैसे खुश करती है? कैसे खुश करती है? मेक्स फील, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक्स अस फील प्लेजरसम। जब हमारी आशा पूरी होती है, when our hope gets complete we are filled with pleasure, हम खुशी से भर जाते हैं। तो होप कैसे हमको खुश करती है, कैसे हमको प्रसन्न महसूस कराती है? हाउ डज होप मेक अस फील, नहीं, हाउ डज होप मेक अस फील, होप हमको कैसा महसूस करवाती है? कैसा महसूस करवाती है? तो प्लेजरसम, आनंदित महसूस करवाती है हमको। जब हम हमारे मस्तिष्क में या हमारे मन में हम आशा रखते हैं और जब उस आशा को पूरा करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो हम कैसे रहते हैं? प्लेजरसम, खुश रहते हैं कि अब हम हमारी आशा को पूरा करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं। तो हाउ डज होप मेक्स अस फील, होप हमको कैसा महसूस करवाती है? प्लेजरसम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्लेजरसम, मेक्स अस फील प्लेजरसम। अच्छा, वाई वी लीप विद एंथुजियाज्म, हम उत्साह से क्यों उछलते हैं? व्हेन वी हैव होप, जब हम आशा रखते हैं तो हम उत्साह से क्यों उछलते हैं? लीप विद एंथुजियाज्म, उत्साह से क्यों उछलते हैं? व्हेन वी कंप्लीट्स आवर वन होप, जब हम हमारी एक आशा पूरी करते हैं, देन वी स्टार्ट्स आवर एफर्ट्स टू कंप्लीट वी स्टार्ट आवर एफर्ट्स टू कंप्लीट अनदर होप, तो हम दूसरी आशा को पूरा करने के लिए हमारे प्रयास करने लग जाते हैं। तो लीप विद एंथुजियाज्म, उत्साह से उछलती है। जब एक आशा पूरी हो जाती है हमारी तो बहुत ही आशान्वित होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर हम दूसरी अपने लक्ष्य को पूरा करने लग जाते हैं। जब हमारी 10th में 85 या 90% हो जाती है तो 12th में हम 96 बनाने के लिए आशान्वित होकर मेहनत करने लग जाते हैं और हमारी आशा हमें उत्साहित रखती है। उत्साहित कैसे रखती है? एक होप कंप्लीट होने के बाद दूसरी होप के लिए हम ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि उसको भी हम जल्दी ही पूरी कर लेंगे। राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिखिए, जो कि क्या है? राजन अग्रवाल, आपको पता ही है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ये आधे आधे में हो गया, तो पहला देख लीजिए। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, and in short measures we life may perfect be. To which flower is referred in the stanza? What is its life span? कौन सा फ्लावर इस स्टेंजा में रेफर हुआ है, चर्चा हुई है, इंगित किया गया है? What is its life span? इसके जीवन की अवधि क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है a lily of a day। तो कौन से फूल की तुलना यहाँ पे चर्चा हुई है? लिली। तो लिली फ्लावर हो जाएगा। Which flower is referred? तो लिली। एंड व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो यहाँ पे पहली लाइन में ए डे, ए लिली ऑफ अ डे। तो लाइफ स्पैन क्या है लिली का? डे। इट ब्लूम्स ऑन द सेम डे, ऑन द डे विच इट डाइज, जिस दिन ये डाई होता है, जिस दिन फेड होता है, मुरझा जाता है, उसी दिन इसका जन्म होता है। तो इसका जीवन अवधि एक दिन की है। द लाइफ स्पैन ऑफ लिली फ्लावर इज ओनली ऑफ अ डे, एक दिन की है इसकी लाइफ स्पैन। अच्छा, इसमें ही आगे दे रखा है, चलो ये हो गया। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये फ्लावर ऑफ लाइट है। पोएट ने कहा है कि ये फ्लावर ऑफ लाइट है, ये रहा फ्लावर ऑफ लाइट। इसको एक्सप्लेन करिए कैसे ये फ्लावर ऑफ लाइट है। कवि ने कहा था कि छोटा जीवन हो लेकिन परफेक्ट हो, छोटा जीवन परफेक्ट हो, एक पूर्ण जीवन हो, वो ज्यादा अच्छा है। और हमारा जीवन किसी के लिए काम में आए, किसी को हम प्रसन्न रखें अपने जीवन से, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए फ्लावर ऑफ लाइट कैसे है? बिकॉज इट्स साइट, जो इसका दृश्य है, लिली का जो दृश्य है बहुत ही प्लेजरसम है। इट गिव्स डिलाइट, ये प्रसन्नता देता है। लिली का जो फूल है ये प्रसन्नता देता है किसको? टू इट्स ओन लुकर्स, टू इट्स ओन लुकर्स, इसके देखने वालों को ये प्रसन्नता देता है लिली का फूल। तो लिली का फूल किसी के लिए प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए फ्लावर ऑफ लाइट है। इट गिव्स डिलाइट, इट मेक्स अ पर्सन फील प्लेजरसम, ये एक व्यक्ति को खुश महसूस करवाता है और ये एक व्यक्ति को प्रसन्नचित रखता है, इसलिए फ्लावर ऑफ लाइट है ये। राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखिए। तो पोएम का नाम क्या है? नोबल नेचर। अच्छा, नेक्स्ट होप में से है ये। अब केवल
दो स्टैंजा रह गए हैं, दोनों स्टैंजा को मैं सॉल्व कर देता हूं आपके सामने। चलिए होप को सॉल्व करते हैं पहले। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। आप होप कविता पढ़ें मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं वायदा करता हूं आप बहुत अच्छा समझ लेंगे इस पोएम को। तो व्हाट होप कैन गिव अस, होप हमको क्या दे सकती है? क्या दे सकती है? खुशियां। इट डिलाइट्स अस, इट गिव्स अस, इट कैन गिव अस डिलाइटमेंट, इट कैन गिव अस प्लेजर, ये हमको आनंद दे सकती है। तो व्हाट होप कैन गिव अस, हमको क्या दे सकती है? आनंद, प्लेजर दे सकती है हमको, डिलाइटमेंट दे सकती है, हमको खुशियां दे सकती है होप। चलिए अगला, एक्सप्लेन द फ्रेज क्रिएशन ऑफ सोल। इस फ्रेज को एक्सप्लेन कीजिए कि क्रिएशन ऑफ सोल क्या है। क्रिएशन ऑफ सोल क्या है? मन की उपज। देखिए हर व्यक्ति का मन अपना अलग आशा रखता है। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, दूसरा लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, तीसरा लड़का कलेक्टर बनना चाहता है, चौथा लड़का टीचर बनना चाहता है। तो जो होप है इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ये डिफर करती है, अलग अलग होती है। तो क्रिएशन ऑफ सोल मीन्स द आइडिया ऑफ अ पर्सन which are there in his heart or in his mind, they differ from others, दूसरे लोगों से अलग होते हैं। इसलिए जो एक व्यक्ति की जो होप है वो उसके मन और उसके हृदय, इसकी उपज होती है। मन में जो सोच लेता है व्यक्ति, जो टारगेट फिक्स कर लेता है, हृदय में जो सोच लेता है, जो टारगेट फिक्स कर लेता है, वही उसकी क्या होती है? क्रिएशन ऑफ सोल है। फिर वो होप जो है क्रिएशन ऑफ सोल है। जैसे मेरा मन था कि मैं स्कूल लेक्चरर बनूं, तो टुडे आई एम अ स्कूल लेक्चरर, तो आज मैं स्कूल लेक्चरर हूं। तो मेरे मन की उपज थी, जबकि मेरे साथी एक दोस्त हैं उसके मन की उपज थी कि मैं आर्मी में जाऊं, तो वो आर्मी में है। तीसरा मेरा दोस्त है वो किसी और जॉब में है। तो क्रिएशन ऑफ सोल मीन्स डिफरेंट होप हैज अ पर्सन, मीन्स होप डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे क्रिएशन ऑफ सोल में अपन लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि होप डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ईच पर्सन हैज हिज ओन एम इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है जीवन में। कोई प्लेयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। इसलिए जो होप है एक व्यक्ति के मन की उपज है, क्रिएशन ऑफ सोल। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने, आप देखना वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के। चलो राइट द नेम ऑफ द पोएम, तो आप बता ही सकते हैं कि होप है। लास्ट स्टेंजा आ गया ये, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अच्छा, व्हाट होप कैन किल, किन चीजों को होप मार सकती है? तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, नकारात्मकता को, जो हमारे मन में नकारात्मकता, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता से मतलब फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मकता से मतलब डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, हताशा, कि हम सोचते हैं कि यार 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और जगह 50 हैं। तो जो 50 वाली जो निराशा आती है, हताशा आती है, उस हताशा को और उस निराशा को खत्म करने का काम करता है कौन? होप। तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने, देखना एक बार प्लेलिस्ट में, जरूर आपको पसंद आएगी वीडियो। तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, नकारात्मकता को खत्म करती है होप। व्हाट होप कैन किल, तो होप इस चीज को मार देती है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फियर, भय, जो भय होता है मन में, फियर। तो डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का भय, फियर ऑफ फेलियर को भी खत्म करती है कि मैं असफल हो जाऊंगा, नहीं, तुम्हारी होप उस चीज को खत्म कर देगी। तो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। एक्सप्लेन द फ्रेज सरमाइज ऑफ फ्यूचर, सरमाइज मीन्स गैस, भविष्य का अनुमान। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। भविष्य का अनुमान हम हमारी आशा पर लगाते हैं, कैसे? बिकॉज हमारी हर व्यक्ति की आशा अलग अलग होती है, और हमारा जो भविष्य है हमारी होप पे टिका होता है कि हमारी होप कंप्लीट हो जाती है तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाता है। मीन्स एज आई हैव एज ए स्कूल बॉय आई डिसाइडेड टू बी अ लेक्चरर
एंड नाउ आई एम अ लेक्चरर, सो माई फ्यूचर इट इज ब्राइट। अब मेरा जो भविष्य वो कैसा है, उज्ज्वल है। मैंने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हुए डिसाइड किया कि मुझे लेक्चरर होना है, एंड नाउ आई एम अ लेक्चरर। मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने अपने फ्यूचर का अनुमान लगाया था, सरमाइज किया था, अपने फ्यूचर का अनुमान लगाया था, एंड नाउ आई एम अ लेक्चरर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सरमाइज द फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज होप। इफ he is able to complete his hope, then his future will be bright। यदि वो अपनी आशा को पूरा करने में समर्थ हो गया तो उसका जो भविष्य है वो कैसा होगा, ब्राइट होगा। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सरमाइज ऑफ फ्यूचर, भविष्य का अनुमान। तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन करके बताया है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑल दीज थ्री दे डिपेंड ऑन मैंस होप। वो तीनों मनुष्य की उम्मीदों पर टिके रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये सारे स्टैंजाज हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरीके से जो इसके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन दबाने से जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उस वीडियो को देख लेते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे दोस्तों का भी भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ बने रहे। इंतजार कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो कि क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।